हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRGS फाउंडेशन। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 24 है भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण? भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। ठीक है, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। आगे लिखा है कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उनका उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यहाँ पे शासन नहीं करना था। ठीक है, आगे 25वां टॉपिक देखते हैं, महमूद गजनी। ठीक है, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, कौन था? अल्पतगीन। ठीक है, आगे है अल्पतगीन का नाम गुलाम व तथा दामाद सुबुक्तगीन था। ठीक है, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीनुद्दौला, ठीक है, तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी। ये याद रखना है कि महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यमीनुद्दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। ठीक है, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट से उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 1024 ईस्वी में आक्रमण किया था। जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताता चलूँगा, किताब पढ़ाते वक्त मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। ठीक है, कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ये भी याद रखना है आपको। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इसमें से मेन ये दोनों हैं, अलबरूनी और फिरदौसी। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं मोहम्मद गोरी। 26वां टॉपिक है मोहम्मद गोरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। इसने भारत में पहला आक्रमण कब किया? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। क्या किया? तो गौरी को बुरी तरह पराजित किया।
आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। यहाँ पे युद्ध का नाम दिया गया है, वर्ष दिया गया है, पक्ष दिया गया है और परिणाम दिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध। ये दोस्तों ये तीनों जो युद्ध हैं इनको आपको याद रखना है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? सन 1191 ईस्वी में हुआ था, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, इसमें गौरी विजय हुआ था, ठीक है। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में गौरी विजयी हुआ था, ठीक है। ये तीनों आपको याद करना है दोस्तों। शॉर्टकट में मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि शॉर्टकट में आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। आपको अगर याद करना है तो आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। आप नोट्स बना लीजिए जो मेन टॉपिक हैं उसके, और आप ऐसे पढ़िए, क्योंकि एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी की हत्या 10 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। आगे देखते हैं। आगे अब शुरू होता है दोस्तों सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल, इसमें सबसे पहले है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। वह गौरी का गुलाम था। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कौन सी ईस्वी में स्थापना की? तो 1206 ईस्वी में स्थापना की, और वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने क्या? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, ठीक है। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों सल्तनत काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं। 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और आपको याद होता चला जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था, ठीक है। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला, ये अरबी शब्द है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। वो किसका सेनानायक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी और चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। इत्तेफाक से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, ठीक है, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। नाम ही से देख सकते हैं दोस्तों, आराम शाह, जो आराम करेगा वो शासन क्या करेगा? तो आराम शाह हुआ और वह 8 महीनों तक ही दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का दामाद और गुलाम था, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, ठीक है, ये याद रखना है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, निर्माण को पूर्ण करवाया। नींव किसने रखी थी? देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट होल्ड। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? तो कुतुब मीनार के निर्माण को क्या किया? पूर्ण करवाया, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ये याद रखना है, ये कन्फ्यूजिंग है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी किए। चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कानी चिहलगानी के नाम से जाना गया। ठीक है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है, दमन किया। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन भारत पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। ठीक है, यानी वो शासन नहीं कर पाए, उसकी माँ ही एक तरह से शासन व्यवस्था चलाती थी। ठीक है, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग तथा पुरुषों की तरह धोगा, ठीक है, चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। ठीक है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तूनिया से हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रजिया की शादी किससे हुई थी? तो रजिया की शादी अल्तूनिया से हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। ठीक है, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा, ठीक है, 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों दिया है कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ठीक है, तुर्कान एज चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किसके नाम से बैठा? तो गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। ठीक है, यानी यह एक ऐसा सुल्तान था। मंगोलों के बारे में तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा, वो कितने क्रूर थे, जिधर जाते थे वहाँ की आबादी ख़त्म कर देते थे। तो उनकी आक्रमण से ये दिल्ली को बचाने में सफल रहा। ठीक है, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो बलबन ने किया। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति वो बहुत कठोर था। ठीक है, उनका बेरहमी से दमन कर देता था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूंग खां की उपाधि दी। ठीक है, इसको उपाधि भी मिली थी उलूंग खां ने। किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है, कौन? अमीर खुसरो, इनको याद रखना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूस था। इतना आपको याद रखना है, सब याद नहीं रखना है, जो मेन टॉपिक है उसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि सारी चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी के बीच में खिलजी वंश का शासक रहा। ठीक है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर
13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, किसने स्थापना की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। अब दोस्तों, आपने जो ये मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है, उसको तो आपने देखा ही होगा कि अलाउद्दीन को किस तरीके से दिखाया गया है, वो कैसे अपने चचा को मार देता है और गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। ठीक है, 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है बना के, ब्रैकेट में हाईलाइट करके दिया है कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इसमें ये याद रखना है कि भारत का तोता या तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, यानी उपज का आधा भाग वो कर के रूप में लेता था। ठीक है, उसने खम्स, लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। ठीक है, यानी अगर आप कोई चीज़ लूट कर लाते हैं तो पहले क्या था कि 4 भाग में से 1 ही भाग आपको सुल्तान को देना पड़ता था, लेकिन अब 4 भाग में से 3 भाग सुल्तान को देना है और 1 भाग आपको लेना है। ठीक है, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। कितना निर्दयी था, कितना क्रूर था ये कि मांस काटने का आदेश दे दिया था। अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज़ तौली और उसमें 100 ग्राम कम कर दिया, 1 किलो का चीज़ तौला, कोई सामान तौला और किसी को दिया, 100 ग्राम उसमें से कम निकल गया तो 100 ग्राम मेरा मांस काट लेके जाएगा। ठीक है, ऐसा उसका कठोर शासन था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को भेजा। ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। ठीक है, किसके नाम से? तो सिकंदर शानी के नाम से। नाम तो देखिए, सिकंदर शानी, कितना अच्छा नाम है और काम कितना है, काम इतना क्रूर है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहनाए मंडी यहाँ खद्दानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। ठीक है, यहाँ पे दिया है बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार, क्रम के अनुसार दिए गए हैं। कौन कौन से पद? दीवाने रियासत, इसका काम क्या था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवाने रियासत। शहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। ठीक है, सुपरवाइजर था। वरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ठीक है, तो इसने ऐसे अधिकारी बनाए थे, ऐसे पद सृजित किए थे बाजार नियंत्रण के लिए। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज़शाही से मिलती है। प्रश्न ये बनता है कि तारीख़ फिरोज़शाही किसकी कृति है? तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। ठीक है, खज़ाइनुल
फतूह, अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता व फुतूहस लातीन इसामी की कृति है। ठीक है, ये लेखक हैं और लेखकों के नाम हैं। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा है, रिहला इब्न बतूता ने लिखा है, फुतूहस लातीन इसामी ने लिखा है। ठीक है, तो ये इनकी कृति है। ऐतिहासिक किताबें हैं ये, जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मेडिवल हिस्ट्री की। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर, नापतोल के अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल्य को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। इसने 2 नए कर भी लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न पुरुष की संगत पसंद थी। अब बताइए, नाम कितना बढ़िया है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक कितना खूबसूरत नाम है, और काम क्या है, तो नग्न स्त्री पुरुषों की संगत करना। बताइए, नंगा घूमता था और नंगे स्त्रियों पुरुषों में रहना पसंद था, यानी वेश्यावृत्ति का ये आदी था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ठीक है, बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, और नाम क्या था, मुबारक। दिल्ली का सुल्तान था खिलजी वंश का। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। खलीफा लायक कोई उसके अंदर क्वालिटी थी ही नहीं, लेकिन देखिए वो क्या बोलते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, वही हाल था इसका। मुबारक के वजीर खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसके वजीर ने ही उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है, अब तो खिलजी वंश समाप्त हो गया। अगला टॉपिक है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी। ठीक है, इसके बीच तुगलक वंश का शासन रहा दिल्ली पर। देखते हैं, 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक के नाम से, ठीक है, 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कब बैठा था, तो 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गियासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। सोचिए कैसा सुल्तान था वो। मंगोल जो कि किसी से डरते नहीं थे, इतने निर्दयी थे, जहाँ जाते थे वहाँ की आधी जनसंख्या ही सफाया कर देते थे, उनके आक्रमण को यह 29 बार रोका था। ठीक है, सोचिए अगर वो भारत में आ जाते तो क्या होता। गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। ठीक है, उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गियासुद्दीन प्रथम शासक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया, तो गियासुद्दीन ने करवाया था। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। ठीक है, यानी ये भी बाई मिस्टेक, यानी इत्तेफाक से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गियासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, गियासुद्दीन के बाद कौन बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही क्रूर था। उसकी योजनाएं जो थी वो सनक भरी थी कि इससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, समाज में इससे क्या असर पड़ेगा, उसको कोई परवाह नहीं थी। जो उसको अच्छा लगे भाई वही सही है। ठीक है, किसी की नहीं सुनता था, वो सनगी था। क्रूर कृत्य करता था, एक दूसरे के सुख दुख में कोई भाग नहीं लेता था, उपेक्षा रखता था। इसीलिए उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु, खून का भूखा, खून का प्यासा कहा गया है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। ये याद रखना है, अमीर कोही की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद का नाम क्या था? तो देवगिरी नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अब यहाँ पे देखिए, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार। ये फरिश्ता के अनुसार क्या है दोस्तों? तो ये एक राइटर हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं। बरनी क्या है? जियाउद्दीन बरनी, ये भी इतिहासकार है। तो इनके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार पीतल और बरनी के अनुसार तांबा का मुद्रा चलाई, ठीक है, सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कार्यान्वित विभिन्न 4 योजनाएं, ठीक है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में किया। राजधानी परिवर्तन कब किया था? तो 26-27 में ही किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? 1329-30 में किया था। और खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी इसने किया था। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। वो बाहर से आया और सुल्तान ने इनको क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, ठीक है, रेहला किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने लिखी थी। में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जीतते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? समकालीन थे, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी 1336 में। आगे है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। मतलब इतिहासकार बरनी ने अपने शब्दों में लिखा है कि लोग भी उससे मुक्ति प्राप्त कर दिए और उसको भी लोगों से छुटकारा मिल गया, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परेशान थे। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार महमूद गाजी के मकबरे पे गया, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए, ठीक है। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम और अमीरुल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया, ठीक है। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, इसको याद रखना है। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया और उपज का 1/10 भाग रखा, ठीक है। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। सोचिए, 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं, ठीक है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। किसके लिए? तो केवल मुस्लिम महिलाओं, अनाथों, ठीक है, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए।
सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 दास फिरोज तुगलक के समय में थे। कितने? 1,80,000 गुलाम थे, दास थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान, ठीक है, की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, यानी अगर कोई आदमी सेना में है, ठीक है, तो उसका जो आगे बेटा होगा वही सेना में जाएगा, ठीक है। सैन्य पदों क्या किया? वंशानुगत बना दिया, ठीक है। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना की। ये इसने खुद लिखी है, ठीक है, फुतुहात फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया, ठीक है। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था, ठीक है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुस्कर्क, ठीक है, पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मालिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब ये हमारा ख़त्म हो गया तुगलक वंश। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश का शासनकाल जो था वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच में रहा, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा, ठीक है, रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 12 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। कितने वर्ष तक? तो 37 वर्ष तक ही रहा। आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों लोधी वंश, ठीक है, नामी है लोधी, ठीक है। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। अपने यहाँ बहलोल किसी को कह दो तो गुस्सा हो जाएगा, मार देगा आपको। तो बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा, ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है, ठीक है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था, ठीक है। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, ठीक है, यानी उनको रिस्पेक्ट देता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने करवाया, ठीक है।
गुलरूखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि गुलरूखी क्या है, तो गुलरूखी क्या है, तो फारसी कविताएं हैं। किसने लिखा था, तो सिकंदर लोदी ने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। किसको, आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई। कब हुई थी, तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर से हुई थी, बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चचा आलम खान ने दिया था। ठीक है, यानी घर का भेद ही लंका डाहे। ठीक है, मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अब सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में दिया गया कि सल्तनत कालीन व्यवस्था कैसी थी। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे, यानी उनका कोई शासन या किसी भी चीज़ में प्रभाव नहीं रह गया था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में, ये याद रखना है। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। ठीक है, मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्री और उससे संबंधित विभाग कौन कौन से थे। पहला है वजीर। वजीर को क्या प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है, मुशरिफ मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लोखा जोखा करने वाला। मजमू आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन, कोषाध्यक्ष था। आरिज़ मुमालिक, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। सातवां है काजी उल कज़ात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही था, काजी उल कज़ात। बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, वकील दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, जो भी पर्सनल असिस्टेंट था। दीवाने खैरात, दान विभाग का अधिकारी था। दीवाने बंदगान, दास विभाग का अधिकारी था। और दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया विभाग बनाने वाला सुल्तान, किस सुल्तान ने किस विभाग को बनाया, तो दीवाने मुस्तखराज, ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया। दीवाने कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग था, बलबन ने बनवाया। बाकी ये तीनों, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, राजस्व कर व्यवस्था के बारे में। उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि करता। ठीक है, खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि करता। ठीक है, यानी मुसलमानों से उस्र लिया जाता था और गैर मुसलमानों से खराज लिया जाता था। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा क्या कहलाता है, ज़कात कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। ठीक है, जजिया कर भी लगाया जाता था गैर मुसलमानों पर। आगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था।
इक्ताओं को सीकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैन्य अधिकारी था। सिकों को परगना में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। ठीक है, आमिल जो क्या था, परगने का मुख्य अधिकारी था, और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ कुछ दोस्तों, देख लेते हैं इसको। खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया, इसको याद रखना है। सिकंदर लोदी उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेता था अपना। आगे दोस्तों कि एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया? खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्रात कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? मंगलीक या अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की एवं अरब रूस से मंगाए जाते थे। कहाँ से मंगाए जाते थे? तो तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। ठीक है, आगे है मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत, कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। ठीक है, ये शरीयत कानून के 4 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 अश्वारोही, 1 सरे खेल, 10 सरे खेल, 1 सिपा सलार, 10 सिपा सलार, 1 अमीर, 10 अमीर, 1 मालिक, 10 मलिक, 1 खान। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। ये केंद्र के शासन में रहती थी। ठीक है, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, सल्तनत काल में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो देवल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। स्थान, सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए। ठीक है, किस लिए, कौन प्रसिद्ध था? अन्नीवाड़ा व्यापारियों को तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए। ठीक है, सल्तनत काल दोस्तों अब हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, 28वां टॉपिक है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लगता है, विजयनगर यानी जीत का शहर। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। किसके नाम पर? अपने पिता संगम के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, तेलुगु कहाँ कहाँ पे बोला जाता है? तेलुगु तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलूब,
तुलुब, अरावीड़ वंश, ठीक है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। नाम देखिए, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, संगम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में दिया गया, उनका शासनकाल दिया गया। तो हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी के बीच। बुक्का प्रथम, बुक्का किसी को कह दो बुक्का तो मुक्का मार देगा, ठीक है दोस्तों। तो बुक्का 1356 से 1377 के बीच में। हरिहर सेकेंड, ठीक है, यानी हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी के बीच में। देवराय प्रथम 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 और विरूपाक्ष 1465 से 1450 ईस्वी के बीच में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री निकोलो कांटी, ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था, ठीक है, एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है, ठीक है, अभिलेख में। आगे देखते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, ठीक है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। शालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूप वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी के बीच में रहा। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना, ठीक है। सालुआ तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। किसको? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, ठीक है। कृष्णदेव राय के राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था, ठीक है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की। ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी, ठीक है। तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक एक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई, ठीक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया, ठीक है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं वीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में, ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से
पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडू वंश 1570 से 1672 की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। ठीक है, अरावीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है, कौन था? रंग तृतीय था। अरावीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वोडेयार ने की थी। ठीक है, 1612 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए दिया गया इस प्रकार था। पहले प्रांत यानी मंडल, फिर कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम, 50 ग्रामों का एक समूह था, और उर ग्राम। ठीक है, विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, आयंगर व्यवस्था प्रशासन को देखते हैं दोस्तों। आयंगर व्यवस्था, ठीक है, यह क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है, इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। ठीक है, इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ठीक है, इनका पद अनुवांशिक होता था। ठीक है, यानी कि अगर जैसे वंशानुगत होता था, ठीक है, यानी उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, ऐसे होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। उनको छूट थी कि वो पद को बेच भी सकता है या गिरवी भी रख सकता है। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान की जा सकती थी। ठीक है, तो इतना आपको देखना है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। किसके पास? कर्णिक नामक आयंगर के पास। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी। ठीक है, आगे विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। ठीक है, यानी उस समय विवाह कर भी लिया जाता था, शादी करने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों उबली। ठीक है, उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। ठीक है, रक्त कोगड़े युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। ठीक है, निकोलो कोंटी कहाँ का था? इटली का था। किस समय में आया था? तो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, फारस देश का निवासी था। 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीस, ठीक है, पुर्तगाल का था। 1550 ईस्वी में आया था, मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। डोमिंग पायस पुर्तगाल का ये भी था। 1515 ईस्वी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। और बारबोसा, ठीक है, पुर्तगाल का ये भी था। 1515-16 ईस्वी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों कुट्टगी, ठीक है, ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। ठीक है, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, ठीक है, कूदी कहलाते थे। ठीक है, विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। ठीक है,
चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। अब यहाँ पे नोट करके दिया है, विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा तथा बहमनी राज की मुद्रा हुण थी। इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 29वें टॉपिक पे आ चुके हैं। 29वां टॉपिक है दोस्तों बहमनी राज, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। हसन गुंगा ना हो जाता, हसन गंगू है, ठीक है, आप गुंगा ना समझिएगा। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। नाम तो देखिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, नाम कितना शाही नाम है। नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, ठीक है। दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी राज्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो किसी भी काल के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो आपको महत्वपूर्ण क्या क्या महत्वपूर्ण जो याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी, स्थापना किसने की थी, सबसे प्रभावशाली उस समय का राजा कौन हुआ था, उस वंश का राजा सबसे प्रभावशाली राजा कौन था, फिर से कौन कौन से उसने महत्वपूर्ण कार्य किए, और अंतिम शासक कौन था, किस किस से लड़ाई हुई, और कौन कौन से यात्री या कौन कौन से इतिहासकार, कौन कौन से उसके दरबार में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है। ये सब चीज़ें मेन होती हैं जिनको याद रखना होता है, सारी चीज़ें नहीं याद रखना होता है। आगे देखते हैं। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी, ठीक है, मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा, ठीक है। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ, ठीक है। किसके विरुद्ध हुआ, तो बुक्का के विरुद्ध हुआ। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी, ठीक है। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी, ठीक है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा, ठीक है। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाउल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी राज्य के चारों प्रांतों तरफों या तरफों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाना जाते थे, ठीक है। दौलताबाद का तरफदार मनशबे आली कहलाता था। बरार का तरफदार मजलिसे आली कहलाता था। बीदर का तरफदार अज़ाम हुमायूं और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब कहलाता था, ठीक है। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था, ठीक है। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है, यह नीचे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। राजवंश स्थापना वर्ष बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह ने स्थापना की थी। किस वर्ष में, तो 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही मालिक अहमद 1490 ईस्वी में। बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490। गोलकुंडा कुतुब शाही कुल कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिए, देख लीजिए।
दोस्तों जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे कर लीजिए, उसके बाद से आप देख लीजिए फिर से। मोहम्मद प्रथम के मैत्री, ठीक है, मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया, ठीक है, कई भागों में विभक्त किया, और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार हैं। वकील सल्तनत, दिल्ली के मालिक नायब के समान, ठीक है। वजीर ए कुल नहीं है, वजीर ए कुल है, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर, ठीक है। अमीर जुमला, जुमला किसी और की याद आने लगेगी आप लोगों को भी। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है, और सदर जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे शाख खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत कहलाते थे, ठीक है, यह सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 175 वर्ष तक शासन किया। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, 30वां टॉपिक है, ठीक है। जौनपुर के बारे में पहले दिया गया। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौन खां की समृद्धि में की थी, ठीक है। जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी, ठीक है। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी, ठीक है। जौनपुर के अन्य शासक थे मुबारक शाह, ठीक है, 1399 ईस्वी से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 1451 और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी, ठीक है। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास होने के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया है, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो इब्राहिम शाह के शासनकाल में। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण, ठीक है, का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा करवाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था, ठीक है। जामी मस्जिद का निर्माण, जामा नहीं है दोस्तों, जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में करवाया गया था। आगे देखते हैं अब कश्मीर के बारे में। कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने, ठीक है, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो सुहादेव ने 1301 ईस्वी में। आगे है 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुत मतलब मूर्तियां होती हैं, ठीक है। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है, यानी बहुत ही सहिष्णु उदार व्यक्ति था। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1588 ईस्वी में।
अगला है दोस्तों बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिणी बंगाल। ठीक है, 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक बना। पाड़ुंगा में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। ठीक है, बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 ईस्वी से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? तो गयासुद्दीन आजम शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। ठीक है, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने की थी? तो सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। आगे देखते हैं। आगे है मालाधर बसु ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ही कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। ठीक है, नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने। ठीक है, अब मालवा को भी देख लेते हैं। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। किसने? दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में। दिलावर खां का पुत्र अलफ खां, हसुंग खां, ठीक है, हुसंग खां की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। कहाँ? मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। ठीक है, किसने की? महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या राज दरबार हाल का निर्माण हुसंगाबाद के द्वारा हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात। अब गुजरात पे हम लोग पढ़ेंगे। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसको पराजित करके? तो राजा कर्ण को। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन गया। ठीक है, गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 1452। ठीक है, महमूद शाह 1458 से 1511 और बहादुर शाह 1526 से 1537। ठीक है, आगे देखते हैं। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना की। अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह ने की थी। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ थी? तो पाटन थी, बाद में उसने अहमदाबाद कर दिया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। हमें तो लग रहा है बिगड़ा हुआ था, लेकिन ये बेगड़ा लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। ठीक है, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के ओहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, गोहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 से, ठीक है, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ये बार बार पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में
बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आगे देखते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं खानादेश। खानादेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मालिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। ठीक है। किन किन नदियों के बीच में था? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैन्य मुख्यालय असीरगढ़ था। ठीक है। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानादेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब दोस्तों अब हम देखते हैं सूफी आंदोलन। 31वां टॉपिक है लुसेंट के मेडिवल हिस्ट्री का। मेडिवल हिस्ट्री का नहीं दोस्तों, सॉरी, हिस्ट्री का 31वां टॉपिक है। हम लोग इस समय मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखते हैं सूफी आंदोलन। ठीक है। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। ठीक है। सूफियों के धर्मसंघ बाशरा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। ठीक है। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ठीक है। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का केंद्र अजमेर था। ठीक है। चिश्ती परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। ठीक है। ये किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को धर्म केंद्र बनाया। ठीक है। किसको? दौलताबाद को। सूफियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। ठीक है। इन्होंने सिंध एवं सुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। ठीक है। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। ठीक है। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के भी विरुद्ध थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को है। ठीक है। किसको है? शेख अहमद सरहिंदी को है। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहया ने लोकप्रिय बनाया। याहया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है। सूफी आंदोलन अब खत्म हो गया। हम देखते हैं अब भक्ति आंदोलन। ठीक है। 32वां टॉपिक है भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। ठीक है। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलावर
अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अम्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के पुत्र भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। ठीक है। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? तो रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। ठीक है। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। ठीक है। आगे देखते हैं। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। ठीक है। ये सगुण शाखा से थे। ठीक है। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। ठीक है। कौन थे? कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। ठीक है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। कौन कौन से मत थे? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। ठीक है। मत क्या था? विशिष्टा दैत्यवाद। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य दैत्यवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध दैत्यवाद। शनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य दैत्यवाद। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण संतों के बारे में दिया है, जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है। क्या दिया गया है? रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। ठीक है। रामानुजाचार्य ने, इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ठीक है। रामानंद। अगला है रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा, राजपूत। ठीक है। आगे देखते हैं कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1425 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप, तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गुरु नानक के बारे में दिया गया। गुरु नानक। ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राजी खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। उन्हें उदासीस कहा जाता था। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे
करतारपुर साहिब में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है। उनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 में नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। अगला टॉपिक है दोस्तों चैतन्य स्वामी। ठीक है, कौन दोस्तों? चैतन्य स्वामी। ठीक है, चैतन्य का जन्म 1486 में नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों श्रीमद् वल्लभाचार्य। ठीक है, श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विट्ठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधनों पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कहते हैं। आगे हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रैदास, ये जाति से चमार थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम हुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे, यानी पालन पोषण करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। अगला टॉपिक है दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, इनका संबंध धुनिया जाति से था। ठीक है, धुनिया। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री में ही मुग़ल साम्राज्य को लेकर। ठीक है, उसमें हम लोग मुग़ल साम्राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इसको हम लोग अलग से मेडिवल हिस्ट्री में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको वीडियो का पार्ट 2 बनाकर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।